दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है विविधता। विविधता इसमें आपको जो शब्द दिखता है वो विविधता। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी बोली भाषा, बहुत सारी जो जाति धर्म वाले लोग आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो आपने ये मैप देखा होगा, ये मैप अच्छा मैप है जो मैंने निकाला है। तो चलिए अब हमें सिर्फ समझना है। तो क्या होता है दोस्तों, इस जो मैप में आपको दो राज्य महत्वपूर्ण है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखिए, पहला ही लेसन है। तो ये जो दो राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विविधता में। तो क्या होता है दोस्तों, जो पहला जो आता है वो है JNK और दूसरा है लद्दाख, जो केरल। केरल जो है वो नीचे की तरफ है और जो लद्दाख है, जो JNK है, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख के बारे में। यह महत्वपूर्ण है विविधता के लिए। JNK में आता है, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों यह जम्मू एंड कश्मीर में आता है। तो आज जो बात करेंगे वो लद्दाख के बारे में। दोस्तों क्या होता है कि भारत में विविधता आई कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। दोस्तों भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उसी के साथ ही जो है लद्दाख है वो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण यानी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या होता है दोस्तों, जो है लद्दाख में ज़्यादातर जो है वो बर्फ है। और क्या यह बात है कि लद्दाख जो है वो रेगिस्तान है। तो आपने देखा होगा कि जो लद्दाख में रेगिस्तान होने के कारण पानी नहीं मिलती और यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो ज़ीरो है। ज़ीरो होने के साथ ही यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो बर्फ है वो पिघलती है और पिघली हुई जो पानी होता है उस पानी से वहाँ का जो काम है, जो खेती बाड़ी है और जो भी अनेक चीज़ें है वो पानी से करते हैं, जो बर्फ पिघलते है उससे। इसी के साथ ही जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो यहाँ से चालू होता है, JNK से। और जो बौद्ध धर्म के जो पहले लोग आते थे तो वहाँ पे वो लद्दाख से आते थे। मैंने NCERT की जो SST वीडियो है वहाँ पे बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म के लोग कैसे आए लद्दाख में। तो आप वो जो वीडियो वो देखिए। तो जो लद्दाख है वो व्यापार के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। उसी के साथ ही लद्दाख में जो है मसाले, दरी, कच्चा रेशम, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। जो बौद्ध धर्म के लोग आए थे तो लद्दाख में आए थे, तो बौद्ध धर्म आने से पहले वहाँ के लिए जो लोग जो थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इसमें इस्लाम धर्म भी यहाँ पे जो तिब्बत की साइड देखे होंगे आपने, वहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादातर जो यहाँ पे ठंडा वातावरण रहता है, ठंडा वातावरण रहने के साथ ही वहाँ पे जो बकरी, भैंस, गाय है वो ज़्यादा लोग पालते हैं और उसका जो दूध है उसका आइसक्रीम जैसी चीज़ें, दूध, वो प्रसिद्ध है और वो चीज़ बनाकर खाते हैं। तो यह है लद्दाख। और जो अभी जो नीचे वाला राज्य देखेंगे वो है केरल। केरल जो साउथ इंडियन में आता है और दक्षिणी भाग में आता है। तो केरल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या होता है दोस्तों, केरल जो है वो 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और जो एक तरफ से जो है वो है समुद्र से घिरा हुआ। समुद्र से घिरा होने के साथ वहाँ पे मछली भी का उत्पादन भी ज़्यादा है। उसी के साथ ही केरल जो है वो है समुद्र है, तो इसके साथ ही वहाँ पे कुछ खेती भी की जाती है। उसमें मसाले, काली मिर्च और लौंग, ये सब प्रसिद्ध है।
इसी के साथ ही केरल में जो है वो माना जाता है कि केरल के जो लोग हैं वो पहले ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी केरल के बारे में माना जाता है। उसी के साथ ही केरल जो है वो एक तरफ से समुद्र से घिरा होने के साथ तीनों तरफ पहाड़ियाँ है, तो वहाँ पे काली मिर्च, मसाले और जो भी लौंग इलायची वो प्रसिद्ध, वो ज़्यादातर उसकी खेती की जाती होगी, वो प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे जो ईसाई धर्म है वो महत्वपूर्ण धर्म है। बहुत सारे लोग ईसाई धर्म के हैं। ईसाई धर्म के जो 700 साल पहले जो है 700 साल पहले इब्न बतूता जो आया था वो केरल में आया था। और केरल में एक महत्वपूर्ण जो त्योहार है इसका नाम है ओणम। ओणम जो है वो महत्वपूर्ण त्योहार है। तो आपने वो त्योहार देखा होगा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो एक नदी रहती है और उसमें जो नाव रहती है और नाव की जो रेस रहती है इसे ओम कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है जो त्योहार और जो केरल का जो पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है। तो उसी के साथ जो इब्न बतूता आता है और 700 साल पहले, और केरल में और एक व्यक्ति आता है जो हिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जो केरल में आता था और एक बंदर है जो कालीकट बंदर है, उस बंदर पे आता है और वो पे सबसे पहले कालीकट बंदर पे आता है। तो उस जो व्यक्ति का नाम है जो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, इसका आंसर लिख के भेजिए वह कौन व्यक्ति है। तो वो भी व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिस्ट्री में। इसके साथ ही अच्छी खेती भी केरल में की जाती है जिसमें से चावल उगाए जाते हैं। और एक जो बात है वहाँ पे समुद्र से घिरा होने के साथ ही मछली का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। और जो मछलियों के लिए एक शब्द आपको सीटेट में देखने को मिलेगा जो है चिनवला। आपको जो पेपर में आता है और यह महत्वपूर्ण शब्द है चिनवला। तो क्या होता है दोस्तों, चिनवला जो है वो एक मछली पकड़ने का जार है। मछली यहाँ से मछली पकड़ी जाती थी, मतलब एक जाल था और जाल फेंके तो मछली यहाँ पे फंस जाती। तो ये भी जाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था सब दोस्तों केरल के बारे में। तो अभी जो देखेंगे तो यह केरल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है दोस्तों भारत में विविधता। तो दोस्तों भारत में विविधता कैसी है कि भारत में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, उसके साथ ही अनेक त्योहार, खान पान, ये सब भारत में देखता है। तो भारत में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग भाषा बोल रहे हैं और जो है अनेक राज्यों में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। ये सब जो बोली भाषा और जो वो लोग हैं ये सब विविधता में आते हैं। तो विविधता के लिए मैंने आपको 2 राज्य बताए थे जिसमें से लद्दाख और केरल यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो क्या होता है दोस्तों, कुछ विविधता के प्रकार जो है वो बताया है। विविधता के कुछ प्रकार रहते हैं जिसमें से पहला प्रकार है जो है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता दोस्तों, विविधता दिखते हैं और एक कारण है जिसमें शरीर की बनावट, रंग और जो उनका पहनने का जो पोशाक है, इन सब से ही विविधता दिखते हैं। जैसे कि आकार भी महत्वपूर्ण होते हैं। और जो एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न दिखता हो तो समझ जाइए कि उसमें विविधता है। जिसमें प्रजातीय विविधता में आपको भारत में अनेक विभिन्न प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, अनेक प्रकार के लोग जो है यहाँ पे प्रजाति का मतलब वो बहुत सारे जो लोगों के समूह हैं
जिसमें शारीरिक विविधता पाई जाती है, रंग रूप, ये सब आपको प्रजाति विविधता में देखने को मिलेगा। इसमें कुछ व्यक्ति एक दूसरे से अलग रहते हैं, कुछ की शारीरिक जो बनावट है वो अलग देखने को मिलती है। तो ये सब देखने को मिलेगा आपको प्रजातीय विविधता में। उसके बाद है दोस्तों भाषीय विविधता। तो भाषीय विविधता में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि जिसमें पहला भाग जो दिखा था वो प्रजाति व्यवस्था में आपको बहुत सारे जो भारत के जो लोग हैं प्रजाति है वो आपको बताया गया है। इसके साथ ही जो भारत में जो धर्म है वो भी वहाँ पे बताया जाता है। तो जो नेक्स्ट जो है भाषीय विविधता, बताया जाता है दोस्तों कि भारत में 1600 से ज़्यादा जो भाषा है वो बोली जाती है। जो 1971 में जनगणना हुई थी तो उसमें कहा गया है कि भारत में 652 जो है भाषा बोली जाती थी। 652 जो 1971 में जनगणना हुई तो उसमें जो 652 भाषा बोली जाती है। और जो संविधान के 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषा का उल्लेख कोई किया है। तो यह विविधता दिखता है भाषीय विविधता में। बहुत सारे लोग जो अनेक राज्यों में रहते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो यह भाषा में आपको देखने को मिलेगा, भाषीय विविधता में देखने को मिलेगा। कि वैसा भी देखिए कोई जो दूसरे राज्य से आए थे तो वो अपनी भाषा बोलने लगता है। तो जो लोग हैं वो अपनी जो मूल भाषा है वो बोलने लगते हैं। जैसे कि केरल के जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, जब यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। ये सब भाषीय विविधता में आती है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये धर्म के जो लोग रहते हैं। और ये जो लोग हैं अपने धर्म का पालन करते हैं। उसी के साथ ही उनकी जो वेशभूषा रहन सहन, जो खाना खाने की जो चीज़ें हैं वो भी अलग अलग है। जैसे कि भारतीय इसमें हिंदू धर्म भी है। हिंदू धर्म के लिए जो लोग हैं वो भी लोग रहते हैं। तो ये सब आपको धार्मिक विविधता में देखने को मिलेगा। बहुत सारे मंदिर आपको अनेक धर्म के देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपको धार्मिक विविधता में देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है जातीय विविधता। जातीय विविधता, तो आपको जातीय विविधता में आपको देखने को मिलेगा भारत में सबसे पहले जो चलती थी वो है वर्ण व्यवस्था। उसके बाद आई रूढ़िवादी के रूप में जाति जो है उसका ग्रहण कर लिया। और समाज में सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर निर्धार किया जाने लगा। मतलब उन सब में भेदभाव किया जाने लगा। जैसे कि आर्थिक स्तर पर इन सब में जो है जात जो है वो इम्पोर्टेंट मानी गई। उसमें उसके साथ ही धर्म की जो सभी धर्म के लोग जो लोग हैं वो अलग अलग जाति में आते हैं। तो वो जाति व्यवस्था जो विविधता भी वो भी यह विविधता में एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत के जो लोग हैं वो अनेक जाति के रहते हैं। अनेक लोगों की जात अलग है। ऐसे सब आपको इसमें विविधता देखने को मिलेगी, जिसमें कि रूढ़िवादी जो वर्ण व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो ये सब देखने को मिलेगा हमें जातीय विविधता में। जो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है विविधता में एकता कैसे आई।
विविधता में एकता। उसके बाद है दोस्तों भेदभाव। तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था भारत की खोज। भारत की खोज में उन बुक में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का उल्लेख किया है। उसी के साथ ही जो ब्रिटिश सरकार के जो विरुद्ध जो 1857 का जो उठाव हुआ था, उसमें अपने विविधता में एकता देखने को मिलेगी। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे और उसमें हिंदू मुस्लिम सब जन जो एकत्र आए थे, और उसी के साथ ही उन्होंने जो बड़ा जो उठाव है वो सक्सेसफुल किया। तो यह भी विविधता में एकता का जो है वो हमें जो विविधता में एकता जो हमें देखने को मिलती है, उस विविधता में एकता इसका मतलब है कि सब जो जाति धर्म के लोग हैं वो साथ आए, एकत्र आए और सब मिलकर आपस में जो जाति धर्म की जो विविधता उसका विरोध करे। तो यह विविधता में एकता आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है वो भी महत्वपूर्ण बात है, जिसमें जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है विविधता में एकता के लिए। उसके बाद जो दोस्तों भेदभाव कहाँ हुआ, देखिए आपने जालियनवाला हत्याकांड सुना होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया था। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ जो थे वो थे अपने भारत के जो लोग थे और सब जो जन को वहाँ पे गोली से उड़ा दिया। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें भेदभाव दिखा। अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों के साथ भेदभाव किया, वो भेदभाव आपको जालियनवाला हत्याकांड में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी भेदभाव किया जाता है। निचली कास्ट है उनको कम मौके देते थे, जो ऊपर वाले कास्ट है जो ज़्यादा बड़े उनको ज़्यादा मौके जाते। ये सब आपको भेदभाव में देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत भेदभाव करते हैं, जैसे कि कोई संस्थान जो है वो सब जो है वो भेदभाव के यहाँ से आते हैं। जो बड़े बड़े संस्थान भी वो भी भेदभाव करते हैं, सब जो है वो भेदभाव करते हैं। उसमें जो दोस्तों जो पहला है वो है व्यक्तिगत भेदभाव, और जो सेकंड है वो है संस्थागत व्यवहार। व्यक्तिगत भेदभाव में आपको देखने को मिलेगा और दूसरा जो है वो जो है संस्थागत व्यवहार। यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत भेदभाव जो है व्यक्ति में जो है भेदभाव किया जाता है। कुछ जो गरीब व्यक्ति है तो उसको ज़्यादातर लोग गरीब ही समझते हैं, और जो श्रीमंत जो व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है, और जो गरीब है व्यक्ति उसका जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। यह भी भेदभाव हमें देखने को मिलेगा। कुछ संस्थागत भेदभाव में आपको देखने को मिलेगा कुछ विशेष वर्ग के लोग रहते हैं, कुछ विशेष वर्ग की जो जनजाति रहती है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार वो है वंचित रखा गया था। आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में अभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। ये भी संस्थागत व्यवहार में ही आता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जो महिला है वो भारत में वोट डालने लगी, तो ये संस्थागत व्यवहार में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो विधि मंत्री थे अपने गवर्नमेंट में, जो 1956 का कालखंड बताया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, उन्होंने जो दलित जो ये भी महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है सामाजिक समानता का एक भाग दिखता है दोस्तों। उसके बाद जो है जो रूढ़िवादी धारणा है
जो हमारे देश में से पहले से चली आती थी, तो यह भी उस रूढ़िवादी धारणा को समाप्त कर दिया और भारत में जो विविधता मतलब जो भेदभाव किया था वो भेदभाव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरा खत्म कर दिया। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।